हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज भूगोल का पूरा निचोड़ हम इस ऑडियो में सुनेंगे और सुनते सुनते बहुत ही आसान सारे प्रश्न लगने लगेंगे। और ये सुनना हमारा सबसे मुख्य कौशल है। अगर सुन के हम अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आप ये ऑडियो पूरा सुनिएगा। जिसके पास समय कम होता है वो उसके लिए ये ऑडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो अपना काम करते हुए भी इस ऑडियो को सुन सकता है और सारे प्रश्न बहुत आसानी से कर सकता है। तो इसके बिल्कुल नहीं करिएगा, पूरा सुनिएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं प्रश्न की ओर। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। जो भूगोल के जनक हैं वो हैं इरेटोस्थनीज, और इनको भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, लेकिन अब 8 ग्रह हो गए हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति गैस और धूल की घूमती हुई निहारिका से हुई है। सौर मंडल की जो उत्पत्ति है वह गैस और धूल की घूमती हुई निहारिका से हुई है। सौर मंडल के ग्रह बढ़ती दूरी के क्रम में कुछ इस प्रकार हैं। सौर मंडल के ग्रह बढ़ते क्रम में कुछ इस प्रकार हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये बढ़ते क्रम में हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये बढ़ते क्रम में हैं। अब घटते क्रम में सुनते हैं तो आकार के आधार पर घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये घटते क्रम में है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की अंतरिक्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो मिस लूनर कहा जाता है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच के जो आंतरिक भाग होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो मिस लूनर के नाम से जाना जाता है। मिस लूनर कहा जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो अंतरिक्ष भाग होता है उसको मिस लूनर कहा जाता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है डॉग स्टार। जो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा होता है वो कौन सा होता है? तो डॉग स्टार होता है। ध्रुव तारा वह तारा है जो हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। हमेशा उत्तर दिशा में चमकने वाला तारा कौन सा होता है? तो ध्रुव तारा होता है। हमारा सौर तंत्र जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौर तंत्र जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे छोटे तारों को क्षुद्र एवं अवान्तर ग्रह कहते हैं। अवान्तर ग्रह किसे कहते हैं या क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे छोटे तारों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं या अवान्तर ग्रह कहते हैं। सौर मंडल की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सौर मंडल की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य है। प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में उसको 8 मिनट 40 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं तथा सूर्य के ऊपरी भाग को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर कहते हैं सूर्य के ऊपरी भाग को, और सूर्य के केंद्रीय भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य की दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य की दिखाई देने वाली सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र सभी ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र जो होता है वह सभी ग्रहों में चमकीला ग्रह होता है। पृथ्वी की एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी वह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है।
अब देखते हैं चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन, जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा का एक सीध में होना, यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं पूर्णिमा के दिन, तब चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तब चंद्र ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाना, जो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए वायुमंडलीय संगठन सुसंगत है। मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए वायुमंडलीय जो संगठन है वो सुसंगत है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। मंगल ग्रह की बंजर भूमि का रंग गुलाबी है। मंगल ग्रह की जो बंजर भूमि है उसका रंग गुलाबी है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह की बंजर भूमि का रंग गुलाबी है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। रीढ़ वाले जो जीवों का सर्वप्रथम आविर्भाव सेलुरियन काल में हुआ तथा समुद्रों में मछलियों की उत्पत्ति हुई। रीढ़ वाले जीवों का सर्वप्रथम आविर्भाव सेलुरियन काल में हुआ तथा समुद्रों में मछलियों की उत्पत्ति हुई। उभयचर जीवों का विकास कार्बोनिफेरस युग की एक घटना है। उभयचर जीवों का विकास कार्बोनिफेरस युग की एक प्रमुख घटना है। सर्वमान्य मतानुसार पृथ्वी की आयु लगभग 5 अरब वर्ष मानी गई है। सर्वमान्य मतानुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो 5 अरब वर्ष मानी गई है। पृथ्वी की लगभग गोलाकार आकृति को लब्धाच गोलाभ कहा जाता है। पृथ्वी की लगभग गोलाकार जो आकृति है उसे लब्ध्वच या गोलाभ कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 मंडलों में बांटा गया है। जो पृथ्वी की आंतरिक भाग है उसको 3 मंडल में बांटा गया है। क्रस्ट, मैंटिल और कोर। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 मैंटिल, नंबर 3 कोर। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला जो तत्व है वह है ऑक्सीजन। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी की पपड़ी के पदार्थों को चट्टान कहते हैं। जो पृथ्वी की पपड़ी होती है उसके पदार्थों को चट्टान कहते हैं। चट्टानों की बनावट की प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। जो चट्टानों की बनावट है वो 3 भागों में बांटी गई है। नंबर 1 आग्नेय, नंबर 2 अवसादी, नंबर 3 रूपांतरित। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय शैलों की रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त न्यूम तरल मैग्मा के शीतल होने के परिणाम स्वरूप उसे ठोस हो जाने पर होती है। अवसादी चट्टान का निर्माण अवसादों के समूहन के फलस्वरूप होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसादों के समूहन के फलस्वरूप होता है। अवसादी चट्टान भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। अवसादी चट्टान जो होती है वो भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। आग्नेय और अवसादी शैलों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय और अवसादी शैलों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन पैदा हो जाती है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? तो जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन पैदा हो जाती है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। मूल भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ आविर्भाव हुआ है उसे भूकंप कहते हैं तथा जहाँ पर सर्वप्रथम लहरों का अनुभव होता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। मूल भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पर आविर्भाव होता है उसे भूकंप कहते हैं तथा जहाँ सर्वप्रथम लहरों का अनुभव होता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। जिस यंत्र द्वारा भूकंपीय लहरों को अंकन किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं।
भूकंपीय लहरों का अंकन करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के जो मुख होते हैं उसे क्रेटर कहते हैं। बड़े क्रेटर को काल्डेरा कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं तथा बड़े क्रेटर को काल्डेरा कहते हैं। विश्व के जागृत ज्वालामुखी का लगभग 65% भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों के सहारे पाया जाता है। इस भाग को प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त कहा जाता है। विश्व के जागृत ज्वालामुखी का लगभग 65% भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों के सहारे पाया जाता है। इस भाग को प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त कहा जाता है। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में हिमानी निक्षेप से निर्मित छोटे छोटे पठारी भागों को मार्ग या गर्ग कहा जाता है। गर्ग किसे कहा जाता है? अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है गर्ग किसे कहते हैं। तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में हिमानी जो निक्षेप से निर्मित छोटे छोटे पठारी भागों जो मार्ग है उसे गर्ग कहा जाता है। जैसे सोनगर्ग, गुलगर्ग आदि। सोनगर्ग, गुलगर्ग आदि। भारत के असम राज्य में स्थित चेरापूंजी का पठार एक आंध्र पठार है। भारत के असम राज्य में स्थित चेरापूंजी का पठार जो है वो आंध्र पठार है। पामीर के पठार जिसकी ऊंचाई 4885 मीटर है, यानी सर्वोच्च है। पामीर का पठार सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है होने के कारण उसे विश्व की छत भी कहा जाता है। ये सबसे ऊंचा होने के कारण इसकी ऊंचाई है 4885 मीटर और ये सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊंचा है और इस वजह से इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। भारत का जो विंध्य पठार है नवीनकृत पठार का उदाहरण है। भारत का विंध्य पठार नवीनकृत पठार का उदाहरण है। भारत का विंध्य पठार नवीनकृत पठार का उदाहरण है। जो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा की चिल्का, आंध्र प्रदेश की पुलिकट एवं केरल की वेम्बनाड लैगून के उदाहरण हैं। उड़ीसा की चिल्का, आंध्र प्रदेश की पुलिकट एवं केरल वेम्बनाड लैगून के उदाहरण हैं। वायुमंडल के संगठन में अनेक गैसों का योगदान है। वायुमंडल के संगठन में कितने गैसों का योगदान होता है? तो अनेक गैसों का योगदान होता है। क्षोभ मंडल में जलवायु संबंधी सभी दबाएं या परिवर्तनकारी क्रियाएं घटित होती हैं। क्षोभ मंडल में जलवायु संबंधी सभी दशाएं या परिवर्तनकारी क्रियाएं घटित होती हैं। वायु का दाब सर्वप्रथम गैलीलियो के शिष्य टोरिसेली ने 1643 ईस्वी में नापा था। वायु का दाब सर्वप्रथम गैलीलियो के शिष्य टोरिसेली ने 1643 ईस्वी में नापा था। वायु दाब का मापन वायुदाबी या बैरोमीटर की सहायता से किया जाता है। वायु दाब का मापन किसे किया जाता है? तो बैरोमीटर से किया जाता है। इसका प्रयोग किया है मिलीबार कहते हैं। जो प्रयोग किया जाता है उसको हम मिलीबार कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा जलवाष्प में बदला जाता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा जलवाष्प में बदल दिया जाता है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। जल का गैसीय रूप में परिवर्तन ही संघनन कहा जाता है। जल का गैसीय रूप में परिवर्तन ही संघनन कहा जाता है। जलवाष्प जब संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों में रूप में धरातल में स्थित वस्तुओं पर जमा हो जाती है तो उसे हम ओश कहते हैं। जलवाष्प जब संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर स्थित वस्तुओं पर जमा हो जाती है तो उसे हम ओश कहते हैं। धरातल पर सापेक्षिक आर्द्रता का क्षैतिज विवरण मेखला में पाया जाता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता होती है। जल के भंवर की भांति अस्थिर एवं परिवर्तनशील हवाओं के भंवर
जिनके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है उसे चक्रवात कहलाते हैं। जल के भंवर में चक्रवात क्या कहलाते हैं? चक्रवात कौन से होते हैं? तो जल के भंवर की भांति अस्थिर एवं परिवर्तनशील हवाओं के भंवर जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा उच्च वायुदाब दोनों होता है उसे हम चक्रवात कहते हैं। चक्रवात कहते हैं। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति या तो ठंडी ध्रुवीय पवन के कारण होती है या गर्म उष्णकटिबंधीय वायु से होती है। जो प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति होती है वह ठंडी ध्रुवीय पवन के कारण होती है या तो उष्णकटिबंधीय वायु के कारण होती है। प्रशांत महासागर की सतह का तापक्रम अन्य सभी महासागरों से अधिकतम होता है। प्रशांत महासागर की सतह का तापक्रम जो होता है वह अन्य सभी महासागरों से अधिकतम होता है। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात की सागरीय लवणता कहते हैं। महासागरों का सर्वाधिक ताप सतह पर ही पाया जाता है जो गहराई की ओर जाने पर कम होता जाता है। महासागरों का सर्वाधिक ताप सतह पर पाया जाता है जो गहराई की ओर जाने पर कम हो जाता है। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है, इसलिए उन क्षेत्रों को लवणता की मात्रा अधिक मिलती है। जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ आर्द्रता भी अधिक होती है, उन क्षेत्रों को लवणता कम मिलती है। उन क्षेत्रों में लवणता कम मिलती है जहाँ वर्षा अधिक होती है और आर्द्रता भी अधिक होती है, उन क्षेत्रों में लवणता कम मिलती है। जहाँ नदियाँ समुद्रों से मिलती है वहाँ पर लवणता कम मिलती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है जिसमें लवणता की मात्रा कम मिलती है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय आर्द्रता जो होती है अधिक होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, वाष्पीकरण न्यूनतम होता है, इस कारण लवणता की मात्रा सबसे कम होती है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने से ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा किसे कहा जाता है? तो सूर्य तथा चंद्रमा की जो आकर्षक शक्तियों का कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने की को ज्वार भाटा, जो सागरीय की लहरें ऊपर और नीचे उठने लगती हैं तो उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। जब सागर का जल ऊपर चढ़ता है और उस चढ़े हुए जल को ज्वार कहते हैं तथा जब वह जल ऊपर नीचे धीरे धीरे उतरने लगता है उसे हम भाटा कहते हैं। जब सागर का जल ऊपर चढ़ता है तो उस जल को हम ज्वार कहते हैं और जब वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक माह में पूर्णिमा एवं अमावस्या को सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा के सीध में होते हैं तो उनके परिणाम स्वरूप बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक माह के पूर्णिमा एवं अमावस्या को सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 16 मिनट के अंतर पर आता है। प्रत्येक ज्वार कब आता है? तो 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आता है। 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर आता है। ऐसे ज्वार विषुवत रेखा पर तीव्रतम तथा ध्रुवों में न्यूनतम सक्रिय होते हैं। ऐसे ज्वार विषुवत रेखा पर तीव्र होते हैं और ध्रुवों पर न्यून होते हैं, यानी कम होते हैं, कम सक्रिय होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टांसले ने किया था। वह किया था 1935 ईस्वी में। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में किया था। किसने किया था?
तो एजी टांसली ने किया था। टांसली ने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जीव अजैविक संगठनों में होती है। भारत विश्व के मानचित्र पर उत्तरी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश मध्य स्थित है। भारत विश्व के मानचित्र पर उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। कनाडा, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया व चीन के बाद है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन से दूसरे स्थान पर है। भारत को 4 भौतिक प्राकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है। भारत को 4 भौतिक या प्राकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है। अजंता की एलोरा पहाड़ियाँ जो उत्तरी महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता एवं एलोरा जो पहाड़ियाँ हैं, जो गुफाएं हैं, वो उत्तरी महाराष्ट्र में स्थित हैं, जहाँ पर गुप्तकालीन गुफा मंदिर पाए जाते हैं। सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो हैं वो दक्षिण मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ सर्वोच्च पर्वत शिखर है पचमढ़ी, अमरकंटक पहाड़ी और धूपगढ़ में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ दक्षिण मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जहाँ सर्वोच्च पर्वत शिखर पंचमढ़ी और अमरकंटक पहाड़ी धूपगढ़ में स्थित है। शिवालिक क्षेत्रों में ब्रह्मा ढाल पर नदियों द्वारा लगाए गए कंकड़ पत्थर के निक्षेप को भांवर कहते हैं। शिवालिक क्षेत्र में ब्रह्मा जो बाहरी ढाल पर नदियों द्वारा लगाए गए कंकड़ पत्थर के निक्षेप को भंवर कहते हैं। मैदानी भागों में प्राचीन बाढ़ के मैदान को बांगर कहा जाता है। जो मैदानी भागों में प्राचीन बाढ़ के मैदान होते हैं उसे बांगर कहा जाता है और नवीन बाढ़ के मैदानों को खादर कहा जाता है। मैदानी भागों के जो प्राचीन बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। जो नवीन है, जो नए मैदान हैं, उनको खादर कहा जाता है। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दो नदियों के जो बीच की भूमि होती है उसे हम दोआब कहते हैं। डेल्टा के मैदानों को निर्माण नदी के मुहाने के निकट होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा है वो भारत तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। डेल्टा के मैदानों का निर्माण जो होता है नदी के मुहाने के निकट होता है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। गंगा का डेल्टा भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है। जो गंगा का डेल्टा है वो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वलित पर्वत, नंबर 2 भ्रंशोत्थ पर्वत जिसको अवरोधी पर्वत भी कहते हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत को अवरोधी पर्वत भी कहते हैं। ज्वालामुखी, नंबर 3 ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। भ्रंशोत्थ पर्वत को अवरोधी पर्वत भी कहते हैं, यानी वलित पर्वत, अवरोधी पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ये 3 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। भारत के 2 विंध्या और सतपुड़ा काले पर्वत हैं। जो विंध्या और सतपुड़ा हैं वो काले पर्वत हैं। अरावली वलित पर्वत है। जो अरावली है वह वलित पर्वत की उदाहरण है। किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर है। किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका के अंदर है। छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? तो लद्दाख को कहा जाता है। भारत में 2 प्रकार के अपवाह तंत्र विकसित हुए हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, ये सिंधु, लूनी। जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं इनके नाम हैं सिंधु, लूनी, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, सारावती, पेरियार आदि। अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो हैं सिंधु, लूनी, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, सारावती और पेरियार आदि। बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: गंगा, हुगली, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। गोदावरी, कृष्णा,
जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की अधिकतम वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून या दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। भारत की अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून या दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। जाड़े के दिनों में यानी जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। जाड़े के दिनों में वर्षा यानी जनवरी फरवरी महीने में जो वर्षा होती है वह तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। उत्तर भारत में मैदानी भागों के शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। उत्तर भारत में मैदानी भागों में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन के पूर्व केरल तथा पश्चिमी तटीय मैदान भागों में कुछ वर्षा होती है जिसे मैंगो शावर कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन में पूर्व केवल एक पश्चिमी तटीय मैदानी भागों में जो वर्षा होती है उसे मैंगो शावर कहते हैं। मैंगो शावर किसे कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन के पूर्व केरल तथा पश्चिम तटीय मैदानी भागों में कुछ वर्षा होती है जिसे मैंगो शावर कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आंध्र हवाएं चलने लगती हैं। इसमें गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को नॉर्थ-वेस्टर अथवा काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। काल वैशाखी के नाम से किसे जाना जाता है या नॉर्थ-वेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? अगर पूछ लिया जाए तो आप को ध्यान रहे कि ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आंध्र हवाएं चलने लगती हैं जिससे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को नॉर्थ-वेस्टर तथा काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु के चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। 1973 में देश में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई जिसका मुख्य उद्देश्य बाघों की व्यवहारिक संख्या के लिए आश्वस्त होना था। सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल जो है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। कॉर्बेट भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल एवं नागार्जुन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित स्थल है। नागार्जुन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित स्थल है। कॉर्बेट जो है जिम नेशनल कॉर्बेट भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल है। ये नागार्जुन सागर और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित स्थल है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में स्थित है। गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो होती है सर्वाधिक पंजाब में है। गेहूं की जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है वह कहाँ है? तो सर्वाधिक जो गेहूं उत्पादन होता है वो पंजाब में होता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। आम, नींबू तथा केले के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। आम, नींबू और केले के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत को विश्व में मसालों के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव प्राप्त है। भारत को विश्व के मसालों में जो मसाले हैं उसके लिए उत्पादक जो है भारत को विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक होने का गौरव प्राप्त है। भारत को गन्ने तथा चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। गन्ने और चीनी के उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान है। गन्ने और चीनी के उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है
यूं यहाँ एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला क्या है? तो कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। यहाँ एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया है। न्यू मंगलोर बंदरगाह को मुख्य रूप से केंद्रमुख से लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। जो न्यू मंगलोर है बंदरगाह को मुख्य रूप से कुद्रेमुख से लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो कोचीन प्राकृतिक बंदरगाह है। इसे पश्चिमी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। कोचीन को पश्चिमी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना जाता है। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहां से देश का सर्वाधिक व्यापार एवं यातायात किया जाता है। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहां से देश का सर्वाधिक समुद्री व्यापार एवं यातायात किया जाता है। चेन्नई बंदरगाह देश का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह है। प्राचीन बंदरगाह चेन्नई है। विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। देश का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। यहाँ पोत निर्माण एवं उसकी मरम्मत की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कहाँ? तो विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह है, और यहाँ पोत निर्माण उसकी मरम्मत की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इंदौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। इसमें कार्य का संचालन निजी हाथों में है। इंदौर जो बंदरगाह है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसमें कार्य का जो संचालन होता है वो निजी के हाथों में होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में मौजूद 2 लाइन वाले राजमार्गों को 4-6 लेन तक विस्तृत किया जाता है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में मौजूद 2 लाइन वाले राजमार्गों को 4-6 लेन तक विस्तृत किया जाना है। इस परियोजना में 5,846 किलोमीटर की स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता चारों महानगरों को जोड़ती है। ये स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है, सड़क परियोजना है, ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता चारों महानगरों को जोड़ती है। इस योजना में 73,000 किलोमीटर लंबा उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा शामिल है, जो श्रीनगर, कन्याकुमारी तथा सिल्वर पोरबंदर को जोड़ती है। इस योजना में 7300 किलोमीटर लंबा उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा शामिल है, जो श्रीनगर, कन्याकुमारी तथा सिल्वर पोरबंदर को जोड़ती है। इस योजना का पहला चतुर्भुज योजना 5,846 किलोमीटर का है, जो वर्ष 2004 में पूर्ण हो गया। इस योजना को वित्त पोषक केंद्रीय सड़क निधि एवं विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक को जापान अनुदानों को किया जाता है। देश के प्रति 1000 किलोमीटर पर सड़कों के घनत्व में राज्यों का स्थान क्रमशः केरल, तमिलनाडु और त्रिपुरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क परिवहन 45% यातायात का भार वहन करती है। फ्रेंड्स, ये रहे कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, और अगर आपको यह उपयोगी लगे, आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध हो, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।